हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर। ओके, हाइड्रोजन हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। तो आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में से, हाइड्रोजन के चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किस पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव अ वेरी लार्ज। प्रोटॉन किसे कहते हैं? अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो दैट इज H+। और हाइड्रोजन खुद ही में इतना छोटा मॉलिक्यूल है, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब ये बहुत ही छोटा, इट्स अ वेरी स्मॉल। ये क्या होता है? साइज में बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल आयन। ठीक है, तो अगर ये छोटा है तो इसका मतलब अगर कोई जितना छोटा साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि H+ है वेरी हाई हाइड्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The addition of hydrogen atom would give rise to। अगर आप हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो दैट इज H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या मिला? जब आप हाइड्रोजन एटम को आप आयनाइज करेंगे तो यू विल गेट H+, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन, ये हो गया, आंसर इज सी। इसमें आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो आप बस देखते जाइए। ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, वन इज 1H1 दैट इज प्रोटियम या प्रोटॉन कहते हैं इसे। अनदर वन इज 1D2 दैट इज ड्यूटेरियम, एंड लास्ट वन इज ट्राइटियम दैट इज 1T3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है इट इज अ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों कह रहे हैं इसको? हम इसको 1H3 भी लिखते हैं। ठीक है, ट्राइटियम को, और इसको हम 1H2 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस एमिट करता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक हीलियम का आइसोटोप दैट इज 2He3 और एक इलेक्ट्रॉन -1 0। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम इधर क्या कहते हैं? इसको बीटा पार्टिकल। तो ट्राइटियम क्या एमिट करता है? बीटा पार्टिकल एमिट करता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये आपको काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? बीटा पार्टिकल इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपके कौन से सब्सटेंस इवॉल्व नहीं करते? ठीक है, तो हमने इसका बताया था आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कर लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। तो ध्यान रखिए, जो हाइड्रोजन से बिलो है, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। इसका मतलब व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, यह रिएक्शन नहीं हो सकती अगर HCl आपका क्या है? डाइल्यूट है तो। ठीक है, तो ये कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जबकि आयरन एंड स्टीम, Fe प्लस स्टीम मतलब वाटर इन वेपर्स फॉर्म, ये बनाएगा आपका Fe3O4 फेरिक प्लस हाइड्रोजन गैस। आप देख भी रहे हो कि आयरन जो है वो हाइड्रोजन से अबव है, तो इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन।
सेकेंड है आयरन प्लस H2SO4 Fe, अगर ये डाइल्यूट मतलब एक्वस फॉर्म में है तो H2SO4 क्या बनेगा, FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम मेटल की रिएक्शन अगर इथाइल अल्कोहल से कराते हैं C2H5OH, ठीक है, तो क्या बनेगा C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय, वाटर गैस को दूसरा नाम आपका सिन गैस भी होता है। तो अगर कोक या कार्बन की रिएक्शन अगर हम स्टीम से कराते हैं, ठीक है, अगर हम स्टीम को रेड हॉट कार्बन, ये कोक है, ठीक है, कोक की रिएक्शन अगर हम स्टीम से कराते हैं तो ये आपको जो गैस मिलेगी दैट इज CO प्लस H2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज वाटर गैस, इसी को कहते हैं हम वाटर गैस। वाटर गैस का दूसरा नाम आपका सिन गैस भी है और सिंथेसिस गैस। ठीक है, इसको सिंथेसिस गैस, किसी बुक में सिंथेसिस गैस या फिर शॉर्ट में सिन गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कैसे मिलेगी, कोक को अगर आप स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो आपको वाटर गैस मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following metal evolves hydrogen on reacting with cold dilute HNO3? ठीक है, तो ये रिएक्शन हमको लर्न करनी है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है HNO3 से अगर रिएक्ट करेगा तो ये आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? हाइड्रोनियम आयन HCO प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन द सॉल्यूशन। हाँ जी, क्योंकि जब कोई एसिड H+ देगा तो वाटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर उसको एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H3O प्लस, तो अब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, जो डाइहाइड्रोजन है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, हाइड्राइड जनरली करता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्राइटियम इज द मोस्ट कॉमन। ये तो बात सही है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, लेकिन ट्राइटियम तो सबसे कम मिलता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ, क्योंकि रेडियोएक्टिव है जिसकी हाफ लाइफ 12.33 आवर्स होती है, तो ये आपको सबसे कम एग्जिस्ट करता है। तो जबकि बोला है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है आपका प्रोटियम जो है आपका मोस्ट कॉमन, दैट इज 99% मिलता है आपका प्रोटियम। ठीक है, ये मिलता है आपका सबसे ज्यादा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कीटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आयनिक सॉल्ट मतलब जो एल्कलाइन मेटल के साथ या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो हाइड्राइड्स मिलते हैं, दीज आर नोन एज आयनिक सॉल्ट। तो इसमें हमेशा जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, कीटायन नहीं, जबकि एनायन की तरह होता है। ठीक है, तो ये भी आपका नेवर एक्ट एज अ कीटायन इन आयनिक सॉल्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो सी विल बी योर आंसर, क्योंकि ट्राइटियम नहीं, प्रोटियम जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है नेचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा, ये आपकी जो दे रखी है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपकी मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, अच्छा, आयनिक हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या है? आयनिक हाइड्राइड्स जो होंगी वो होंगी जनरली अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स,
तो उसे बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होंगे ग्रुप 13 के, ग्रुप 14 के, मतलब बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, और ग्रुप 15, 16, 17 इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये होते हैं, ये बनाते हैं 15, 16, 17। ठीक है, तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। यहां से भी सीबीएसई मतलब जिसे बोलते हैं नीट, वो क्वेश्चन यहां से उठाता है। हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप 13 के जो बनाते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 14 वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और ग्रुप 15, 16, 17 वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं हम। तो इसमें आपसे पूछा गया है MgH2, तो MgH2 मतलब आपका Mg किसका है, S ब्लॉक का है, तो S ब्लॉक में कौन से होते हैं, आयोनिक। S ब्लॉक का है आयोनिक, तो A का हो गया फोर्थ, A का फोर्थ आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज A ऑप्शन। ठीक है, B है GeH4, जो जर्मेनियम है ये बिलोंग करता है आपका 14 ग्रुप से, तो 14 ग्रुप का क्या लिख रखा है हमने, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तो ये हो गया बी का फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट। B2S6 बोरॉन जो है आपका 13 ग्रुप का है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिशिएंट, तो सी का हो गया 2, और डी का हो गया HF मतलब 17 से बिलोंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच, दैट इज सी का हो गया, सॉरी डी का हो गया थर्ड। तो हमने पहले ही देख लिया, एक ही ऑप्शन में था, तो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स आपको ध्यान रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is electron deficient? हमने अभी बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स किसके होंगे, जो ग्रुप 13 से बिलोंग करता हो। और यहाँ पर देख रहे हो आप कि बोरॉन, बोरॉन जो है वो 13 ग्रुप का है, तो ये हाइड्राइड क्या हो गया इसका, ये वैसे भी B2S6 लिखा है, B2S6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, डाइबोरेन कहते हैं उसे, तो ये आपका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक ही दिख रहा है, बाकी आपके 15 ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, और 14 ग्रुप का कंपाउंड है, तो वो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए The method used to remove temporary hardness of water is, temporary hardness किसकी वजह से होती है, with the by the bicarbonates ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो इसके अगर हम टेम्पररी हार्डनेस को टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाती है बाय हीटिंग। अगर हम इसे हीट करेंगे तो हो सकती है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है। या फिर हम क्या करें, इसने पूछा है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय, या फिर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, स्लेग लाइम से। अगर हम इसकी रिएक्शन स्लेग लाइम से करा देते हैं तो भी ये रिमूव हो जाएगी। कैसे कि स्लेग लाइम को अगर यूज करते हैं तो दिस मेथड इज नोन एज क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्लार्क्स मेथड कहते हैं। सिमिलरली हियर अगर मैं इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देती हूँ तो इसको बोलेंगे क्लार्क्स मेथड। तो ये जो मेथड है वो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए की जाती है। एक तो आप सिंपल हीट कर सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेग लाइम से ट्रीट कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, CaCO3 प्लस H2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaCO3 प्लस H2। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि क्लार्क्स मेथड जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, जबकि सिंथेटिक रेजेंस मेथड, कार्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, दीज आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, हार्डनेस से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए, The number of hydrogen bonded water molecule associated with CuSO4.5H2O, तो ये इसको बोलते हैं हम ब्लू विट्रियोल। तो इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड लिंक नहीं है।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो एडहेयर रहते हैं इसको देने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो सल्फेट है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि 4 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको कितना याद रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर का, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, Which of the following group of ions make the water hard? अभी हमने पढ़ा सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट जो है वो हार्ड वाटर हार्डनेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के, तो मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ठीक है, यही ऑप्शन लग रहा है। वैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और मैग्नीशियम के सल्फेट जो हैं वो हार्डनेस कॉज करते हैं, सिमिलरली कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स भी कॉज करते हैं हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर। क्यों? आपको जनरली बोला जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है इससे, लिक्विड से, लेकिन आइस की डेंसिटी, आइस तो सॉलिड है लेकिन फिर भी इसकी डेंसिटी अगर हम कंपेयर करें तो डेंसिटी आइस की कम हो जाती है, किससे? वाटर से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि जो आइस है, आइस का हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि अगर केज लाइक हॉलो स्ट्रक्चर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेप्शनली आइस की जो डेंसिटी होती है वाटर से वो कम होती है, और इसीलिए वो फ्लोट करता है, किस पर? वाटर पर फ्लोट करता है आइस। तो एस्ट्रो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, नो। Ice crystals have hollow hexagonal arrangement of water molecules. Yes, hexagonally hollow cage-like structure होता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो आइस का ध्यान रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, तो सबसे पहले CO प्लस H2 हम बात कर चुके हैं, ये कौन सी गैस है आपकी? वाटर गैस, या फिर जिसे क्या कहते हैं? सिंथेसिस गैस, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, ठीक है। तो क्या हो गया इसका? सिंथेसिस गैस दे रखा है, इसमें वाटर गैस नहीं दे रखा, तो ए का थर्ड आपके 3 ऑप्शन में है। चलिए टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जबकि परमानेंट कौन सी किसके लिए होती है? क्लोराइड्स या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से परमानेंट हार्डनेस होती है। तो बी का हो गया 1 और ए का 3rd, ये ऑप्शन आपका ये दिख रहा है, ए का 3rd, बी का 1, ठीक है। B2H6 हम पढ़ चुके हैं, बोरोन की हाइड्राइड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हार्डनेस ऑफ वाटर हाइड्राइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हार्डनेस वर्ड आ गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हाइड्राइड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं B2H6। H2O2 इज नॉन प्लेनर, यस। H2O2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो बुक लाइक, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से H2O2 का। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये क्या है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस तरह से रहता है H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। अभी बताया मैंने
द ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरह से आपका नॉन प्लेनर या ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ठीक है, अगर मोलैरिटी होगा तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक है, ये याद रखना है कि आपको किस टर्म में पूछा है। चलिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी है आपसे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 5.6। ठीक है, तो ये आ गया आपका अप्रोक्स 8 आ जाएगा, दैट इज 8.4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8.4 वैल्यू। ओके, तो डायरेक्टली पुट करना है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ध्यान रखिए, अगर मोलैरिटी गिवन हो तो 11.2, अगर नॉर्मलिटी गिवन हो तो 5.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द OOH बॉन्ड एंगल इन H2O2 इज। ये आपको एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर गिवन है। इसके बॉन्ड एंगल कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। H2O2 का ये जो बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, दिस इज 97। ठीक है, किसी किसी बुक में 95 दे रखा है, तो ये अप्रोक्स 97 डिग्री होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, दिस इज 97 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। हम बार बार देखते आ रहे हैं, H2O2 से काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब आप H2O2 का स्ट्रक्चर, उसके बॉन्ड एंगल किस टाइप का होता है, कैसा नेचर होता है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका है H2O2 when it reacts with H2S। आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर, और H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O। तो H2O2 खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से -2, इसका -1, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे -2, यहाँ पर 0, तो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब खुद का ऑक्सीडेशन हो तो ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग। जब खुद का ऑक्सीडेशन हो तो वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब H2S वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, whereas H2O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब ये क्या करा रहा है, ये ऑक्सीडेशन करा रहा है H2S का। इट मीन्स B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। H2O2 can be obtained when following reacts with H2SO4 except with। एक बात ध्यान रखनी है कि H2O2 जब H2SO4 के साथ किसी कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे तो H2O2 कब मिलेगी, जब H2O2 लेने के लिए आपको पेरोक्साइड की रिएक्शन जब आप H2SO4 से कराएंगे तब आपको H2O2 मिलेगी। तो बेरियम पेरोक्साइड, ये आपका बेरियम पेरोक्साइड है। Na2O2 is sodium peroxide, SrO2 is strontium peroxide, लेकिन PbO2 is dioxide, lead, PbO2 is lead dioxide, this is lead dioxide। तो आपसे पूछा है कि सबसे मिल सकती है, लेकिन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे आपको H2SO4 नहीं मिल सकती, दैट इज PbO2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सम स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर गिवन बिलो। हैवी वाटर मतलब D2O, जिसमें ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है, मॉडरेट करता है। चलिए, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि D2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं ऑर्डिनरी वाटर से कंपेयर करूं, दैट इज H2O, तो D2O का बॉइलिंग पॉइंट 374 केल्विन होता है अप्रॉक्स, जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन होता है। इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली एडहेयर है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट था। अब ये बोल रहा है हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। देखिए, ये बात गलत है। हैवी वाटर जो है वो इफेक्टिव सॉल्वेंट नहीं है। D2O का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो किसी की सॉल्वोलाइसिस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि कोई सॉल्वेंट कितना अच्छा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O का कम होता है देन वाटर से, इसीलिए वाटर को, जो नॉर्मल वाटर है, ये हमारा यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपके ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और थर्ड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर आपका गुड सॉल्वेंट है रेदर देन D2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड in terms of mass percentage and molarity respectively are। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैंने पहले फॉर्मूला बताया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, अगर मोलारिटी के टर्म्स में है तो दैट इज 11.2। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है 5.6 इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 11.2। तो ये आ गया आपका मोलारिटी आ गई कितनी? 5.6। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2, दैट इज 0.5। 0.5 इसकी मोलारिटी आ गई। अच्छा, और क्या पूछा है? इससे पूछा है मास परसेंटेज, मतलब वेट बाई वेट परसेंट आपसे पूछा है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल्स टू, ये आपसे पूछा गया है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2O2 का? H2O2 का होता है 34। ठीक है, 34। मोलारिटी रख दिया आपने 1/2। वेट बाई वेट परसेंट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में है। डेंसिटी कितना गिवन है? दैट इज 1 ग्राम पर लीटर। दिस इज 10 एंड दिस 34। ठीक है, ये हो गया आपका 3.4। 3.4 जब 3.4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ये आ गया आपका परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू 3.4 अपॉन 2, दैट इज 1.7। ठीक है, तो सिंपली पहले आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी कैलकुलेट करके आपको वेट बाई वेट परसेंट कैलकुलेट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, पूछा है रेस्पेक्टिवली। पहले पूछा है द स्ट्रेंथ वॉल्यूम, पहले पूछा है मास परसेंट इज 1.7 एंड मोलारिटी इज 0.5। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज। देखिए, C+ अगर मैं कोक को स्टीम में बर्न करूंगी तो बनेगा आपका CO + H2। इसको कहते हैं हम वाटर गैस। दिस इज वाटर गैस।
ठीक है। और अगर मैं CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं वाटर से, स्टीम से फिर से पास करती हूँ तो इसे वाटर शिफ्ट गैस कहते हैं। ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस H2। दिस रिएक्शन इज नोन एज वाटर शिफ्ट गैस। ठीक है, तो वाटर शिफ्ट गैस आपको कहाँ दे रखी है? CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2, तो D विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, वाटर गैस से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, क्लार्क्स मेथड, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं इसमें, स्लेग लाइम, और द रिमूवल ऑफ, ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, ये टेम्पररी हार्डनेस के लिए यूज होता है। आयन एक्सचेंज मेथड, ये परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज होता है। कार्गन्स मेथड, दिस इज आल्सो यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट, दिस इज आल्सो यूज फॉर परमानेंट हार्डनेस। तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं है परमानेंट हार्डनेस के लिए, तो ए विल बी योर आंसर। ये हमको पहले बता भी चुके हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हार्डनेस से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी, दैट इज 99.9% प्योरिटी है, इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन जो होती है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, अगर मैं सॉल्यूशन ले लूंगी और उसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी, ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, तो मुझे, या निकल इलेक्ट्रोड्स को अगर मैं यूज करती हूँ और बेरियम हाइड्रोक्साइड का मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ, तो जो मुझे ये आपकी डाइहाइड्रोजन गैस जो मिलेगी, ठीक है, डाइहाइड्रोजन गैस जो मिलेगी वो अल्ट्रा प्योर डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्ट्रा प्योर डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए, तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चंस की सीरीज ये कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरह से आप करते रहिए क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।